ब्रेक के बाद बाखबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार मध्य प्रदेश की जयश्री पिंगले जी से, और टेलीफोन लाइन पर उनके साथ जुड़े हुए हैं राजेश चतुर्वेदी, योगीराज योगेश जी भी। जयश्री जी, मध्य प्रदेश की जो स्थिति है उसमें मालवा का बड़ा रोल है। चाहे कैलाश विजयवर्गीय की हम बात करें या उसके पहले पूर्व मुख्यमंत्रियों में बात करें तो कैलाश जोशी, सुनील पटवा, वीरेंद्र कुमार सखलेचा, उसके बाद एक कद्दावर नाम है तो वो कैलाश विजयवर्गीय का है। कैलाश विजयवर्गीय पिछले दिनों भोपाल में थे, उनसे पूछा गया प्रेस के द्वारा कि मालवा का क्या आप देखते हैं, इंदौर का क्या देखते हैं सरकार में हाल। तो उन्होंने कहा कि इंदौर से प्रतिनिधित्व है सरकार में, और तुलसी सिलावट जो हाल ही में कांग्रेस से आए हैं बीजेपी में, वो मंत्री बने हुए हैं। क्या ये पर्याप्त है या उनका जो मतलब है कि वो सिर्फ रस्मी तौर पर है इंदौर का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा के नेताओं की तरफ से, या कुछ और नाम भी आ सकते हैं, चाहे वो रमेश मेहंदोला हो, उषा ठाकुर हो या मालिनी गौड़ की बात हो? आपकी राय? जी बिल्कुल, कैलाश विजयवर्गीय जो अपने आप में एक पावर सेक्टर है, पूरे मालवा निवाड़ में आप कह सकते हैं, इंदौर की राजनीति में आप कह सकते हैं, एक पैरेलल उनका नाम हमेशा मुख्यमंत्री के पद के लिए भी चलता रहा है। तो ये तो नहीं हो सकता कि सिलावट के नाम पर शुरू और वहीं पर खत्म हो जाए मध्य प्रदेश, मतलब मालवा निमाड़ में या इंदौर के लिए क्लेम जो है मंत्री पद को लेकर, ऐसा तो नहीं लगता है। और चूंकि तुलसी सिलावट तो अभी आए हैं और वो महाराष्ट्र के कोटे में जाएंगे उनका मंत्री बनना, लेकिन प्रोबेबली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेचर जो उभर रहा है वो रमेश मेहंदोला का उभर रहा है, क्योंकि रमेश मेहंदोला जिस हिसाब से लीड लेकर हमेशा से ताकत बनकर उभरे हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजनीति में, तो उनको इस बार अवॉइड नहीं किया जा सकता। उनके नाम पर एक गंभीर एक क्लेम बनता है उनका। और दूसरा उषा ठाकुर का बनता है, क्योंकि उषा ठाकुर के साथ दो चीजें हैं। एक तो ये है कि वो लगातार 3 बार की विधायक है, और वो इस तरह की विधायक है कि उनकी हमेशा सीट बदली गई है और वो हमेशा चुनाव जीती है। तो एक तो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, और दूसरा संघ के कोटे में उनका नाम रहता है हमेशा, चाहे वो विधानसभा का टिकट हो या फिर अभी मंत्री पद की बात हो। तो मुझे लगता है कि अगर संघ जिस तरह से इस बार भी इस बार जयश्री जी कह सकते हैं कि सुमित्रा ताई और कैलाश भाई के बीच में विवाद अब नहीं होगा, और उसके चलते रमेश मेहंदोला और मऊ सीट से जीती उषा ठाकुर का नाम आ सकता है। लेकिन मेरा एक सवाल और है कि एक नाम और हो सकता है चर्चाओं में, या उनको मौका मिल सकता है, वो है विक्रम वर्मा, मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा भाजपा के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री। उनकी जो धर्मपत्नी है, उनका नाम भी, जो धार से विधायक भी हैं, उनके बारे में आप लोगों की मालवा की क्या राय है, मालवा क्षेत्र की? जी, वो वाकई में एक सीनियर मोस्ट लीडर है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम पिछली सरकारों की कंपैरिजन करें कमलनाथ सरकार की, तो वहां पर मालवा निमाड़ से जितने मंत्री दिए गए थे वो काफी यंग थे, युवा थे। तो एक पॉइंट सिर्फ ये आ सकता है कि क्या शिवराज भी उसी को तरजीह देते हुए, और जनरेशन जिस तरह से संगठन में बदलाव में युवाओं को प्राथमिकता दी गई है, तो ऐसा कुछ इंडिकेशन मिल रहा है इस बार भी कि बहुत सारे युवा और नए चेहरों को उतारा जा सकता है। तो उस मामले में सिर्फ वर्मा जी का, मतलब मीना वर्मा का क्लेम कमजोर हो सकता है। अदरवाइज वो एक कद्दावर नेता है, विक्रम वर्मा एक कद्दावर नेता है वहाँ के, उनका क्लेम तो निश्चित है। बिल्कुल, क्योंकि मालवा से कांग्रेस से विधायक जो बीजेपी में शामिल हुए हरदीप सिंह डंग का नाम है, उनका मंत्री बनना तय है। और जहां तक बात है रमेश मेहंदोला और उषा ठाकुर की, ये नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। विवाद की स्थिति में मालिनी गौड़ को भी मौका मिल सकता है, लेकिन इस बार लगता है कि मालवा के लीडर समझ गए कि झगड़ा करने से नुकसान होगा, इसलिए सहमति की राजनीति शिवराज सिंह भी चाहते हैं और बाकी लोग भी चाहते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। राजेश चतुर्वेदी जी, क्या जो मामला इंदौर का है ताई और भाई का, अब वो सुलझने की उम्मीद आपको लग रही है, जैसा जयश्री जी बता रही हैं कि वहां पर अब विवाद की स्थिति कम है, रमेश मेहंदोला और उषा ठाकुर लगभग तय नाम माने जा रहे हैं? आपकी राय? नहीं, देखिए राघवेंद्र जी, जो इंदौर की जो सियासत है उसमें अभी तक हमने ये देखा है कि बीजेपी के भीतर ताई और भाई का जो एक तथाकथित जो एक रहा है, चलता रहा है उनमें आपस में, वो इसलिए अब खत्म की तरफ है क्योंकि सुमित्रा महाजन ने राजनीतिक रूप से अपना उत्कर्ष जो था वो उनका मतलब संपन्न हो चुका है, मुझे लगता है ऐसा। और जो अभी लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद और उम्र के हिसाब से भी वो उत्कर्ष जो आपने कहा कि संपन्न उनका लगभग मान लिया पार्टी ने भी, उनको टिकट नहीं देकर भी ये साबित हो गया है। जी एग्जैक्टली। तो अब क्या है कि कैलाश विजयवर्गीय ही पूरी धुरी है मालवा निमाड़ में, जहाँ तक बीजेपी की सियासत का सवाल है। जी। और उधर आपने जो विक्रम वर्मा जी की
नीना वर्मा जी का जो जिक्र किया है, मैं उससे इत्तेफाक मतलब सहमत हूँ कि विक्रम वर्मा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के एक पीछे से आपने देखा होगा कि जब वो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे तो विक्रम वर्मा बकायदा डायस पे उनको उपस्थित रखा गया था और पूरी तवज्जो दी गई थी। और अभी भी वो जो है पर्दे के पीछे से माने एक संकट मोचक की भूमिका में रहते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, आपने ठीक नाम दिया है। हो सकता है कि वो आने वाला जो विस्तार है उसमें उनको वो किया जाए। हालांकि तुलना करना उचित नहीं है। जैसे सुंदरलाल पटवा जी के भतीजे सुरेंद्र पटवा मंत्री थे और बीजेपी जब संकट में आती थी तो अक्सर संगठन और सरकार पटवा जी के पास जाते थे उसको सुलझाने के लिए। अब चूंकि पटवा जी नहीं है, कैलाश जोशी जी नहीं है, तो जो तजुर्बेकार नेताओं की हम बात करेंगे, हालांकि विक्रम वर्मा थोड़े से कड़क हैं, सख्त मिजाज हैं, वो चीज़ों में समझौता कम करते हैं, लेकिन अब बीजेपी के पास कोई तजुर्बेकार नेताओं में विक्रम जी के अलावा कोई नाम दिखता नहीं है। और ये एक तरह का संयोग है कि उनकी पत्नी विधायक है तो वो मंत्रिमंडल में आ सकती, क्योंकि धार को लंबे समय से सरकार में मौका नहीं मिला है। बिल्कुल बीजेपी सरकार में तो मिले नहीं है, मतलब वो रंजना बघेल होती थी मगर वो भी नहीं है अब तो कई साल से। जी तो दरअसल ये सारी बातें अभी होंगी। योगीराज जी से हम पूछे थे कि योगीराज जी, मामला इसलिए भी मेल मुलाकातों का चल रहा है मध्य प्रदेश में, बीजेपी कांग्रेस दोनों का, आयाराम गयाराम हो, हमने शुरुआत में कहा। जैसे कि ग्वालियर की हम बात करेंगे तो ग्वालियर से बालेंद्र शुक्ल कांग्रेस में लौट आए हैं, वो कहेंगे घर वापसी है। राकेश सिंह चतुर्वेदी की बात भी हो रही है, हालांकि उस पर अजय सिंह का बहुत ही स्ट्रांग अपोजिशन उन्होंने स्टैंड लिया हुआ कि जिस व्यक्ति ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दिन पार्टी को धोखा दिया तो उसकी वापसी कैसे हो सकती है। तो ये सारे सवाल हैं, क्या ये सब वापसी होने की संभावना लगती है आपको? मेरा दोनों से सवाल रहेगा, राजेश जी से भी और योगीराज जी आपसे भी, और अंतिम टिप्पणी में जयश्री जी को मिलूंगा बहुत संक्षेप में। नहीं, राजनीति में तो सब संभावना का बिल्कुल संभावनाएं बनी रहती है हमेशा के लिए। लेकिन गद्दारों का मामला है ना कि गद्दारी वफादारी की बात भी हो रही है। कांग्रेस वफादारी गद्दारी की बात करके 22 जो विधायक भाजपा में गए उनको टारगेट करेगी, तो जो भाजपा से गद्दारी करके आएंगे अब वो कैसे वफादार हो जाएंगे कांग्रेस के? तो ये डबल स्टैंडर्ड की बात भी इस चुनाव में देखने को मिलेगी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव होगा, क्योंकि जो कांग्रेस के टिकट पे जीते थे अब उनको बीजेपी के टिकट पे जीतना होगा या बीजेपी का टिकट लेके मैदान में जाना होगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा और ये विधायकों के लिए तो होगा, जनता के लिए भी होगा कि आखिर उन्होंने जो 1.5 साल पहले इनको कांग्रेस के रूप में जिताया था अब उनको कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण चीजें होंगी। मैं जयश्री से पूछूंगा, जयश्री जी इस पर आपकी क्या टिप्पणी, क्योंकि आयाराम गयाराम अभी होगा विधानसभा के उपचुनाव तक, जो 24 उपचुनाव होने, उसमें फिर पार्टियां कैसे कहेंगी कि जो हमें छोड़ गया वो गद्दार, जो भाजपा को छोड़ के आया वो वफादार, ये जो स्टैंडर्ड किस तरह से सेट होगा? जी, ये तो बहुत ही अभी भी हालत बहुत खराब है। आप दोनों ही दलों में देखें तो प्रेमचंद गुड्डू यहाँ से वहाँ हो गए, आज बालेंद्र शुक्ला आ गए हैं, तो अभी तो हमें पता नहीं और क्या देखना है आने वाले समय में। जी। जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते और सरकार एक तरह से मेजोरिटी में नहीं आ जाती, जो भी सरकार है वो, तब तक हमें शायद ये स्थितियाँ देखनी पड़ेंगी बार बार। जी राजेश जी, कोई आपकी अंतिम टिप्पणी है इस पर? नहीं, वफादारी वगैरह राजनीति में अब ये शब्दों का कोई मतलब नहीं है। वफादारी है भी तो जनता के साथ है, मतलब उनका कहना ये है कि हम जनता के प्रति वफादार है, किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। वफादारी, नैतिकता और कार्यकर्ताओं की पूछपरख, ये सब अब किताब की बातें हैं और कहने के लिए हैं। कुछ दिन बाद शायद ये कहने में भी इस्तेमाल नहीं की जाएंगी कि वफादारी क्या होती है या कार्यकर्ता की इज्जत क्या होती है। ये सब चुनाव के वक्त याद आती है, उसके बाद हम देखते हैं कि वफादारी, गद्दारी और कार्यकर्ताओं की हमने बहुत बुरी दुर्गत होती हुई देखी है। तो तीनों मेहमानों का हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने चर्चा में हिस्सा लिया। जयश्री जी आपका भी, राजेश चतुर्वेदी जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद, और योगीराज योगेश जी आपका भी धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर के इस रंग को हम समेटते और आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। फिर हम बात करेंगे कोरोना की। दरअसल कोरोना एक ऐसा वायरस है जिसके इलाज के लिए पूरी दुनिया परेशान है। कभी वो क्लोरोक्विन से इलाज हो रहा था, लेकिन अब एक नई चीज़ आई है। डॉक्टर इस बात का भी एक तरह से अनुमान लगा रहे हैं या उसका प्रैक्टिकली उपयोग कर रहे हैं कि स्वाइन फ्लू की दवा का कोरोना का इलाज किया जाएगा। स्वाइन फ्लू की दवा से इलाज करने की अब मंजूरी मिल सकती है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले में ये एक बड़ा फैसला होगा और राहत की खबर भी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना की रिकवरी रेट 48.7% है। ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है।
डॉक्टरों ने कुछ ऐसी दवाओं के कॉम्बिनेशन को भी अनुमति दी है जिससे मरीज जल्दी ठीक हो रहे हैं। अब एक और दवा को कोरोना मरीज के इलाज के लिए भारत में मंजूरी मिल सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाइड्रोक्लोरोक्विन के बाद अब इबोला को ठीक करने वाली रेमडेसिविर को भी मंजूरी दे दी है। अब हो सकता है कि आईसीएमआर एक अन्य दवा को भी अनुमति दे सकती है। इस दवा का नाम है पेरामिविर। इसे बाजार में रेपीवेव के नाम से भी जाना जाता है। इस दवा को अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने भी मान्यता दे रखी है। इस दवा का उपयोग स्वाइन फ्लू और उसके जैसी बीमारी को रोकने में किया जाता है। इस एंटीवायरल दवा का उपयोग डॉक्टरों की निगरानी में केवल इमरजेंसी में किया जा सकता है। ये दवा संक्रमित कोशिकाओं से वायरस के दूसरे कोशिकाओं में जाने से रोकती है, साथ ही नई कोशिकाओं पर वायरस के हमले को भी रोकती है। अमेरिका में बनने वाली इस दवा को चीन, जापान, दक्षिण कोरिया में भी अनुमति मिली हुई है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब क्लोरोक्विन के बाद स्वाइन फ्लू की जो दवा है वो कोरोना वायरस को रोकने में मददगार साबित हो सकती है या असरदार हो सकती है। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बातें करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।